गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज की क्लास की। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट, कि हाल ही में राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला आयोग कौन सा है? बताइए फटाफट से। हाल ही में राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला आयोग कौन सा है? तो कौन से आयोग ने लॉन्च किया है? ये किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें इसका प्रधानमंत्री कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष है नीति आयोग के। अगर बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष है वर्तमान में राजीव कुमार। कौन है? उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। और बात करते हैं सीईओ की। सीईओ कौन है? तो सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ है नीति आयोग के। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। जब आयोग की बात आ गई है तो कुछ आयोग के बारे में ही देख लेते हैं, कुछ आयोग और उनके अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें एक एक को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले नीति आयोग तो मैंने आपको बता ही दिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। बात करते हैं विधि आयोग की, तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विधि आयोग के अध्यक्ष है बलबीर सिंह चौहान। कौन है? बलबीर सिंह चौहान विधि आयोग के अध्यक्ष है। बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा है। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके जो अध्यक्ष है वो है स्तुति काकर। इसके बाद है कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है ब्रजराज शर्मा। कौन है? ब्रजराज शर्मा। वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए किस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपके हर एग्जाम में। आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है वित्त आयोग। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? वाई वी रेड्डी। कौन है? वाई वी रेड्डी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है 14वें वित्त आयोग के। और अगर 15वें वित्त आयोग की बात करें तो अब फिलहाल कौन है? एन.के. सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो वाई वी रेड्डी है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके अध्यक्ष है अशोक कुमार गुप्ता। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके अध्यक्ष है नंद कुमार साई। कौन है? नंद कुमार साई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये क्या था? जनजाति आयोग, ये है जाति आयोग। इसके अध्यक्ष है राम शंकर कठेरिया। कौन है? राम शंकर कठेरिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके अध्यक्ष है एच.एल. दत्तू। कौन है? एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। इसके बाद लास्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सैयद घयारुल हमन रिजवी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सैयद घयारुल
हमन रिजवी वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो कहाँ पर रखी है मोदी जी ने? ये रखी है गुजरात में। कहाँ पर रखी है? गुजरात में रखी है। गुजरात को आप कई बार पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो पिछली क्लास ले सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी गुजरात की। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संघ और उनके मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय संघ और मुख्यालय देख लेते हैं, क्योंकि आजकल हेडक्वार्टर्स और मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स को ही मुख्यालय बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1945 में होती है। कब होती है स्थापना इसकी? UNO की स्थापना 1945 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर मुख्यालय कर लेंगे, यहाँ पर स्थापना कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें कितने सदस्य देश है? तो 193 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है UNO में? 193 सदस्य देश। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 15 सदस्य देश है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई 1946 में। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है और वर्तमान में 190 देश है, सदस्य देश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम स्थापना होती है 1965 में। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है और 177 सदस्य देश इसमें वर्तमान में है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में होती है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है और 189 यानी 189 देश इसमें सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में की स्थापना IMF बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में? IMF बोलते हैं। 1945 में इसकी स्थापना होती है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और 190 सदस्य देश है इसमें। ठीक है, IMF में इन दोनों की जो स्थापना है वो एक ही साथ हुई थी, विश्व बैंक की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। क्यों हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग क्या हो रहे थे, जो परेशान थे, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इनकी स्थापना की गई थी, विश्व बैंक की और IMF की। ठीक है, आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब होती है? 1956 में। कब होती है? 1956 में इसकी स्थापना होती है। और अगर बात करें मुख्यालय की तो मुख्यालय है वाशिंगटन DC और वर्तमान में 184 सदस्य देश है। कितने हैं? 184 सदस्य देश है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना 1960 में होती है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और 173 इसमें सदस्य देश है। फिर है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन को क्या बोलते हैं? FAO बोलते हैं शॉर्ट में। 1945 में इसकी स्थापना हुई और रोम इटली में इसका मुख्यालय है। 194 सदस्य देश है। इसके बाद है विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम जो की स्थापना 1861 में हुई। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। 88 सदस्य देश है। इसके बाद है यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1993 में हुई। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और 27 इसमें वर्तमान में सदस्य देश है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। 1948 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 194 सदस्य देश है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है और 164 इसमें वर्तमान में सदस्य देश है। इसके बाद है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में हुई, यानी 1863 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
और इसमें सदस्य देश नहीं लिखा हुआ। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है वो 1919 में हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 185 सदस्य देश है वर्तमान में किसमें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा। विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना कब होती है, 1947 में होती है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संघ और उनके मुख्यालय से। सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बौद्धिक संघ की स्थापना 1947 में होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 186 इसमें सदस्य देश है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। इसकी स्थापना कब होती है, 1993 में इसकी स्थापना होती है। जिनेवा में ही इसका, स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है और 135 सदस्य देश है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग में। इसके बाद आ जाता है पेट्रोलियम उत्पादक देश, पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1960 में हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है और वर्तमान में 135 सदस्य देश है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। इसके बाद है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1960 में। कब होती है, 1960 में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, 44 सदस्य देश है। इसके बाद लास्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना 1966 में हुई। 1966 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार शुरुआत से देखिए, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत सरकार ने पहला इंटरनेट रेडियो कहाँ पर लॉन्च किया है, बताइए कहाँ पर लॉन्च किया है पहला इंटरनेट। एक सेकंड, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। चलिए, अरे यार, ठीक है। चलिए, अब क्या है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत सरकार ने पहला इंटरनेट रेडियो कहाँ पर लॉन्च किया है, तो कहाँ पर किया है लॉन्च, तो ये किया है नागपुर में। कहाँ पर किया है, नागपुर में लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जगह 5 आना था, 3 लिखा हुआ है गलती से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को सही कर लेंगे एक बार, ठीक है, 5 लिख लेंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, तो 12.3% की गरीबी में क्या आई है, गिरावट आई है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आज नंबर गलत लिखे हुए हैं तो इन्हें आप लोग अच्छे से ठीक कर लेंगे। इसके बाद आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ब्लॉक स्तरीय स्वस्थ मेलों का आयोजन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय कर रहा है, बताइए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय कर रहा है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर। तो कौन कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। कौन सा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आयोजन कर रहा है मेलों का। इसके बाद देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। एक ही क्लास में सब कुछ कराने की कोशिश की जाती है आपको कि हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ उठाकर आपकी
क्लास में डाल दिया जाए और आपका धीरे धीरे रिवीजन होता रहे। जैसे अभी हमने अनुच्छेद शुरू किए हैं तो डेली थोड़े थोड़े अनुच्छेद करके इन्हें कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 की बात करते हैं, आर्टिकल 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, क्या लिखा हुआ है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 में है। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश के बारे में किस में दिया गया है, अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, क्या है, अनुच्छेद में 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो लोग भारत आकर बसते हैं उन्हें नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, जो पाकिस्तान में जाकर रहना चाहते हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में दिया गया है। और अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है, इसे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, अनुच्छेद 8 में दिया गया है जो भारत से दूर जाकर अन्य देशों में रहते हैं उनके लिए नागरिकता। और अनुच्छेद 9 में दिया गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, ये अनुच्छेद 9 में दिया गया है। और अनुच्छेद 10 में दिया गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, क्या दिया गया है, अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 में वर्णित है। तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, अनुच्छेद 10 ही कराएंगे, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, 10-10 करके कंप्लीट करेंगे जिससे ज़्यादा लोड भी ना हो और अच्छे से आपकी अनुच्छेद याद भी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में क्वेश्चन नंबर पे मिस्टेक है आज, ये आप लोग अच्छे से सही कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह तथा जल सम्मेलन, इंटरनेशनल वाटर वीक एंड वाटर कन्वेंशन, ये 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए कौन सा देश करेगा अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह तथा जल सम्मेलन की मेजबानी, तो ये करेगा सिंगापुर। कौन करेगा, सिंगापुर करेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाते हैं कुछ प्रमुख दिवस। जब बात आई है यहाँ पर किसकी, जल सप्ताह की, जल सम्मेलन की, तो देख लेते हैं कुछ प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। विवेकानंद की जयंती भी मनाई जाती है, उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को की बात करें तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और फिर आ जाता है 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक बार इन्हें कंप्लीट भी करा देंगे, जैसे जनवरी के, फरवरी के, मार्च के मैंने पिछली क्लास में भी कंप्लीट करा रखा है। आप प्ले लिस्ट पर जाकर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डेज एक मंथ के मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं। यहाँ पर हमने कुछ ही इंपॉर्टेंट डेज लिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको सारे करने हैं जनवरी के कंप्लीट, फरवरी के कंप्लीट, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर पिछली क्लास ले सकते हैं, वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाया जाता है 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे चलेंगे। इसके बाद है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसके बाद है
ये 8 मई हो गया था कंप्लीट, से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। इसके बाद 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को मनाया जाता है अगस्त क्रांति दिवस। क्या मनाया जाता है? क्रांति दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। 14 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को, कितने अगस्त को? 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, आगे चलेंगे फिर। इसके बाद है 5 सितंबर। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। आप सभी को पता है 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और एक सेकंड, इसके बाद ये हो गया कंप्लीट। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। इसके बाद 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कुछ दिवस थे जो क्या है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्हें आप लोग क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व विरासत दिवस 2022 हाल ही में कब बनाया गया? बताइए, विश्व विरासत दिवस कब, कौन सी तारीख को मनाया गया? बताइए। तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। दिवस हमने अभी पीछे ही कंप्लीट कराए हैं, ठीक है, आप वहाँ से भी दिवस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये विश्व विरासत दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 22वें राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ खेले जाएंगे? कहाँ खेले जाएंगे 22वें राष्ट्रीय मंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ? तो ये खेले जाएंगे इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कहाँ पर? बर्मिंघम में। दूसरा क्वेश्चन है कि पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका बार बार रिविजन होता रहेगा, तो आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हुआ था 1896 में एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होंगे फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर होंगे? पेरिस में आयोजित होंगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भारत में 8 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भारत में 8 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ये आए हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है, बात करते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट पर दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर? लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और बेदाग ओस्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है। बात करते हैं राजधानी की, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी हो जाती है। मुद्रा हो जाती है मॉरिशियाई रुपया। ठीक है, 11वें विश्व हिंदी इसके बारे में फटाफट से लिखिए आप लोग, मॉरिशस के बारे में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? मॉरिशस की राजधानी कहाँ पर? पोर्टल में। अभी लिखवाई ना मैंने, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। ठीक है, ये पोर्टल लिखा हुआ है, इसे सही कर लेंगे एक बार, एक सेकंड मैं सही कर देती हूँ इसे। तो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। ठीक है, कब? 2018 में।
कब हुआ था? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में भारत में हुआ था, नागपुर में। अगर बात करें 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये होगा फिजी में। कहाँ होगा? फिजी में होगा। फिजी की जो कैपिटल है वो भी फिजी ही है, ठीक है। पहला कब हुआ था हिंदी सम्मेलन? 1975 में भारत में, नागपुर में हुआ था। 12वां कब होगा? 12वां होगा फिजी में, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेफ्टिनेंट जनरल को थल सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? मनोज पांडे को किया गया है। किसे किया गया है? मनोज पांडे। फटाफट से क्वेश्चन के आंसर लगाते हुए चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय विज्ञान मानक परिषद की नई सीईओ हाल ही में कौन बनी है? तो बताइए कौन बनी है नई सीईओ भारतीय विज्ञान मानक परिषद की? तो ये बनी है मनीषा कपूर। कौन बनी है? मनीषा कपूर बनी है नई सीईओ। चलिए ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज की जो पुस्तक है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, आज की पुस्तक यहाँ पे लिखी जानी थी और ये यहाँ पे ये उल्टा पुल्टा हो गया, इसे मैं आप लोगों को सही करा देती हूँ, ठीक है। चलिए आज की जो पुस्तक है वो है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है ये आपको बताना है। और आज का इतिहास का प्रश्न क्या है? आज का इतिहास का प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? इनका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और आज की पुस्तक है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। कल का रिवीजन, कल की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। बहुत बच्चों ने इसके आंसर भी दिए हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है एक बार मैं भी बता देती हूँ आपको। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखी थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसने लिखी थी? सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और कल का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या था? कल का हमारा इतिहास का प्रश्न था कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। निम्न में से किसने नई दिल्ली में प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो किसने किया बताइए? ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किस पूर्व आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया। निम्न में से किस देश ने आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में। नेक्स्ट है वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की? तो कौन है? मनसुख मंडाविया। हाल ही में उड़ान योजना के तहत किन 2 राज्यों के बीच पहली उड़ान योजना की शुरुआत की गई? तो गुजरात से मुंबई के बीच की गई। नेक्स्ट है भारत हाल ही में मिस्र में कितने लाख गेहूं टन का निर्यात करेगा? तो ये करेगा 10 लाख टन का। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया? तो ये मनाया है तमिलनाडु ने। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है ओडिशा में। निम्न में से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया? तो ये बन गया है चीन, ठीक है। तो फटाफट से इनके जो क्वेश्चन है फटाफट से इनके अपने आंसर अच्छे से लिखते हुए नोट डाउन कर लेंगे। क्लास को रोक के आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी मैटर आपको आधे घंटे की क्लास में ही दिया जाता है। बहुत ही बेस्ट कंटेंट
आपके लिए तैयार किया जाता है कि एक ही क्लास में बहुत सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से याद कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लास में कुछ भी कमी है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उनके आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक पुस्तक और एक इतिहास का प्रश्न तो आपको डेली याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।